दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार की सियासी बिसात कल रात बिछाई गई और उस बिसात के बिछने के बाद दो बैसाखियों पर टिकी नरेंद्र मोदी की सरकार, बैसाखी तो छोड़िए, क्या अपने भी बेगाने होने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्योंकि जिस अंदाज में वो बिसात बिछाई गई है, 46 सांसद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो सकते हैं। और 46 सांसदों के खिलाफ होने के बाद इस सरकार के बचने और गिरने की बात तो छोड़ दीजिए, विपक्षी बेंचों पर बैठने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। दरअसल जो गैम्बल, जो बाजी नरेंद्र मोदी की सरकार खेलना चाहती है, सियासत का स्वरूप बदलने के लिए, भारत के अंदर लोकतांत्रिक डेमोग्राफी को बदलने के लिए और संसद की ताकत को प्रभावित करने के लिए, संसद के पावर इक्वेशन को चेंज करने के लिए जो बिसात बिछाई जा रही थी, उस बिसात पर चेन्नई से जो पलीता लगाया गया है, उसके बाद क्या चंद्रबाबू नायडू, क्या देवेगौड़ा और क्या पवन कल्याण, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अपने 26 सांसद भी साथ छोड़ करके जा सकते हैं। हालात कुछ इस ढंग के हैं। क्षेत्रीय अस्मिता इस रूप में हिलोरे मार रही है कि चंद्रबाबू नायडू ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा सकता है। दक्षिण भारत के अलावा कुछ और राज्य जा सकते हैं। और ये बात दरअसल उत्तर बनाम दक्षिण की नहीं, बल्कि ये बात एक ऐसे रूप में सामने आ रही है। और जो चेन्नई में हुआ है कल, उसके बाद अब नरेंद्र मोदी सरकार को या तो कदम पीछे खींचने होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बीच का रास्ता अपनाना होगा, वाजपेयी मॉडल पर चलते हुए 2055-56 तक के लिए मामला यूं ही छोड़ देना होगा, या फिर सत्ता गंवाने के लिए तैयार हो जाना होगा। हालात इसी दिशा में जा रहे हैं। बात हो रही है परिसीमन के माध्यम से दक्षिण और उत्तर के बीच, राज्यों के बीच के सीटों के अनुपात को लेकर हो रही चिंताओं की। इसमें कोई दो राय नहीं कि तमिलनाडु में चुनाव है, इसमें कोई दो राय नहीं कि केरल और बंगाल में भी चुनाव है। लेकिन यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा भर नहीं है। जहां चुनाव है, चुनाव के बहुत सारे मुद्दों में एक मुद्दा है, बल्कि यूं कहें कि सबसे प्रमुख मुद्दे के रूप में सामने आ गया है। और जिस ढंग की बिसात बिछी है, 22 मार्च की जो तारीख तय की गई है, 22 मार्च को यह सरकार नरेंद्र मोदी की टिकेगी या जाएगी, इसकी बुनियाद पड़ती हुई दिखाई देगी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल दरअसल एक बैठक हुई चेन्नई में, और चेन्नई की उस बैठक में यह तय किया गया, 24 घंटे भी नहीं बीते हैं उस बैठक को, उस बैठक में तय किया गया, सभी राजनीतिक दल तमिलनाडु के जुटे और तय किया गया कि परिसीमन के मामले में जो अनुपात है, उसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए। संख्या जो बनी हुई है 71 के बाद से, उसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो फॉर्मूला अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनाया, उस फॉर्मूले पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कुछ सुझाव अपनी तरफ से भी दिए, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु में जो जिन्हें भारतीय जनता पार्टी अपना सहयोगी बनाना चाहती है, वो सारे राजनीतिक दल डीएमके की बुलाई बैठक में गए, स्टालिन की बुलाई बैठक में गए, चाहे उनके मुख्य विरोधी धड़े ही क्यों ना हो, सब लोग गए। और उसके बाद स्टालिन ने तय किया कि तमाम लोगों को, तमाम ऐसे राज्यों को जिनकी सीटें प्रभावित हो सकती है, जिनकी सीटें या सीटों का अनुपात कम हो सकता है, दिल्ली में जिनकी ताकत कम हो सकती है, उनकी 22 मार्च को बैठक बुला ली। किसकी बैठक बुलाई है? चंद्रबाबू नायडू की, पवन कल्याण की, यहां तक कि भाजपा के उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी को भी न्योता दे दिया है। और इसके साथ साथ ममता बनर्जी को भी बुलाया है, केरल की सरकारों को भी बुलाया है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के, कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया है। कितनी ताकत है दक्षिण भारत की। और क्यों नरेंद्र मोदी सरकार की रुखसती का फरमान 22 मार्च को जारी हो सकता है, इसकी चर्चा के पहले ये परिसीमन की एक्सरसाइज से चिंताएं क्यों बढ़ी है कुछ राज्यों की, उसकी पृष्ठभूमि को जानना जरूरी हो जाता है। सभी जानते हैं कि जिन देशों में संसदीय व्यवस्था है, वहां एक निश्चित जनसंख्या के ऊपर सांसद चुने जाते हैं। और जिस ढंग से गांव से शहरों की ओर पलायन होता है, जिस ढंग से डेमोग्राफी बदलती है, तो उसमें 20, 25, 30 सालों के बाद परिसीमन की जरूरत पड़ती है। कई बार 10 सालों के बाद भी सीटों के डिलिमिटेशन की जरूरत पड़ती है। और हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था है। आर्टिकल 82, आर्टिकल 82 में
संसद की सीटों के लिए, और आर्टिकल 170 में, अनुच्छेद 170 में राज्यों की विधानसभा सीटों के लिए परिसीमन की व्यवस्था है। 4 बार परिसीमन हुआ। लेकिन परिसीमन के पहले एक बात जान लेनी जरूरी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे इस मुद्दे पर दो तरफा घिर रही है। अगर आप भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि संसद के लोअर हाउस में यानी लोकसभा में सदस्यों की संख्या 550 से, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 से ऊपर नहीं हो सकती। 4 बार जो परिसीमन आयोग बना, 1951 में पहले चुनाव के पहले, यानी जनगणना के साथ साथ परिसीमन का काम हुआ। फिर 1962 के चुनाव के पहले, फिर 1971 के चुनाव के बाद 74-75 में, और फिर 2002 में जस्टिस कुलदीप सिंह कमीशन बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी ने चौथा परिसीमन आयोग बनाया। पहले परिसीमन आयोग के बाद लोकसभा में, चूंकि 550 की लिमिट है कि उसके ऊपर नहीं जा सकते सीटों को लेकर, तो पहले परिसीमन आयोग में लोकसभा में 489 सीटें रखी गई। और ये सीटें तीसरे परिसीमन आयोग तक आते आते, यानी 1974 वाले परिसीमन आयोग तक आते आते, 74 की रिपोर्ट तक आते आते सीटों की संख्या बढ़कर 542 हो गई। 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ तो एक सीट उसे भी मिल गई, तो 542 से बढ़कर 543 सीटें हो गई। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको कोई गोदी मीडिया चैनल, कोई गोदी मीडिया पर हल्ला गुल्ला करने वाले जितने एंकरनियां हैं, इसको तथ्यात्मक रूप से वो आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई आप भी जानते हैं कितनी है, वो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो 543 सीटें हो गई। कहने का मतलब यह कि भारत में अभी सीटों की संख्या 550 से नीचे है, जो भारत के संवैधानिक व्यवस्था के, संविधान की ढांचे के अनुरूप है, 550 के नीचे। 74 वाला परिसीमन, उसमें संसद ने एक व्यवस्था दी। व्यवस्था ये दी कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या ही परिसीमन का एकमात्र आधार होता है, राज्यों के अंदर इक्विटेबल पॉपुलेशन, यानी लगभग बराबर वोटरों की संख्या, एकदम बराबर तो किया नहीं जा सकता, लेकिन लगभग बराबर वोटरों की संख्या पर सीटों को विभाजित किया जाता है। तो उसमें यह तय हुआ कि कुछ राज्यों में जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है, कुछ राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण का काम अच्छे से हो रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स को अपनाया जा रहा है। तो जो राज्य अच्छा कर रहे हैं, क्या उन्हें पनिश किया जाएगा? क्या उनके सीटों का अनुपात घटाकर उन्हें सजा दी जाएगी? इसे रोकने के लिए 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने एक व्यवस्था की कि परिसीमन तो होगा, लेकिन राज्यों को जो अनुपात है वो छेड़ा नहीं जाएगा। 2001 की जनगणना तक के लिए उसे सीमित कर दिया गया, यानी 71 के बाद फिर 81 की जनगणना या 91 की जनगणना पर भी परिसीमन आयोग नहीं बनेगा, वो रास्ता बंद कर दिया गया। और फिर जो परिसीमन हुआ उसमें उत्तर प्रदेश को 85, उत्तर प्रदेश 2 पार्ट में टूट गया, उत्तराखंड में 5 चला गया, बचा हुआ 80, बिहार को 54, झारखंड जाने के बाद बिहार में बचा 40, झारखंड में 14, महाराष्ट्र को 48, तमिलनाडु को 39, कर्नाटक को 28, अविभाजित आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश तेलंगाना को 42, केरल को 20, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यानी अविभाजित मध्य प्रदेश को 40। इस ढंग से सीटों का एलोकेशन हुआ। 2002 में जब परिसीमन आयोग बना, 2001 की जनगणना के बाद, क्योंकि पिछले परिसीमन आयोग में 74 वाले में व्यवस्था थी कि अगला परिसीमन आयोग वर्ष 2000 के बाद की पहली जनगणना के आधार पर गठित होगा, तो 2001 की जनगणना के बाद उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने परिसीमन आयोग बनाया। और जब परिसीमन आयोग अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, तब उस वक्त भी सवाल उठा। चंद्रबाबू नायडू बहुत ताकतवर थे, करुणानिधि की पार्टी यानी डीएमके जो आज स्टालिन की पार्टी है, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी का समर्थन कर रही थी। मुरारली मारन तो मंत्री भी थे सरकार में। उस वक्त ये तय किया गया कि जो सीटों के अनुपात के मामले में 1974 का संकल्प है उसे जारी रखा जाएगा। परिसीमन तो होगा, विद इन स्टेट जितनी सीटें जिस राज्य को एलोकेट की गई है उन राज्यों के दायरे में ही होगा, संख्या घट बढ़ नहीं होगी। और फिर इस परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद अगला परिसीमन आयोग 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उस पर गठित किया जाएगा। अब यदि 21 में जनगणना हो गई होती, जो 10 साला जनगणना होती है वो हो गई होती, तो 26 के बाद की पहली जनगणना होती 2031 में, और तब जाकर 2032 में कहीं परिसीमन आयोग बनता,
फिर 34-35 तक उसकी रिपोर्ट आती है, उसके बाद के चुनाव उस पर होते हैं। अब 21 में जनगणना तो हुई नहीं। 21 की जनगणना को कभी कोविड के नाम पर, कभी किसी और बहाने टाला जाता रहा, और अब संसद में 550 से ऊपर सीटें ले जाने की मंशा बताई जाती है बीजेपी की। डीएमके ने इसे पकड़ लिया। कैसे पकड़ा और क्यों उनकी मजबूरी है और क्यों इनका मुद्दा काफी हद तक जायज भी है, यह समझना बड़ा जरूरी है। तब समझ में आएगा कि दक्षिण के राज्यों के जज्बात, वहां की पार्टियों के जज्बात भारतीय जनता पार्टी की सोच के कैसे विपरीत जा रहे हैं, और कोई लॉलीपॉप नरेंद्र मोदी के साथ नहीं रख पाएगा यदि सरकार पीछे नहीं हटी तो। दरअसल तमिलनाडु को जो 39 सीटें हैं, वो 543 का कितना है? 7.18%। 7.25% के आसपास कह सकते हैं कि उतनी सीटें, 7.25% ताकत भारत की संसद में तमिलनाडु की है। और सांसदों की ताकत के बूते ही राज्य सरकार केंद्र सरकार से अपने राज्य के हितों को ऊपर रखने के लिए दबाव डालती है। जिसकी जितनी ताकत है, उस ताकत के बूते। अब अगर तमिलनाडु ने जनसंख्या नियंत्रण पे अच्छा काम किया, मानव विकास सूचकांक पे अच्छा काम किया, तो क्या उसके लिए उसे सजा दी जाएगी? उत्तर प्रदेश में 80 से बढ़ाकर 143 कर दी जाएगी, और तमिलनाडु में क्या 40 से बढ़ाकर 50 ही होगा? यह सवाल बहुत बड़ा सवाल है, और इतना वाजिब सवाल है जो दक्षिण के तमाम राज्यों की ताकत को तय कर रहा है, उन्हें झकझोर रहा है। सरकार की बैसाखी बने चंद्रबाबू नायडू, एचडी देवेगौड़ा और पवन कल्याण, जिनके 20 सांसद हैं, और इसके साथ साथ तेलंगाना और कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के जो 8 और 18 यानी कुल 26 लोग जीते हैं। ये 26 और प्लस सहयोगी दलों के 20, इन 46 सांसदों के पास अगर ये मुद्दा आगे बढ़ गया, सेंटिमेंटल मुद्दा बन गया, स्वाभाविक है कि बनेगा क्योंकि राज्यों की ताकत का सवाल है, तो फिर इन सारे सांसदों को नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध में जाने से रोका नहीं जा सकता। और दक्षिण के राज्यों का इतिहास जरा देख लीजिए, जब भी दक्षिण में इस तरह की चीजें हुई है, पार्टी का अनुशासन काम नहीं करता। किरण कुमार रेड्डी की कांग्रेस सरकार थी, तेलंगाना बनाने का फैसला कांग्रेस ले रही थी, और तेलंगाना बनाने के फैसले के पहले अपनी ही पार्टी की सरकार को, भारत के इतिहास में यही इकलौता मौका होगा कि किसी प्रधानमंत्री ने, किसी कैबिनेट ने अपनी ही पार्टी की राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया हो। किरण कुमार रेड्डी की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने का फैसला मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने किया था, तब जाकर तेलंगाना बना। तो दक्षिण भारत के राज्यों में जब राज्यों के हितों की बात आती है, तो फिर कोई सीबीआई ईडी नहीं, कोई दलीय अनुशासन नहीं, बल्कि वहां पर क्षेत्रीय अनुशासन सबसे पहले आ जाता है। तो 22 मार्च को जो बैठक बुलाई है स्टालिन ने, स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी तो उसका समर्थन करेगी, क्योंकि राज्यों के अनुपात को छेड़ने के पक्ष में कांग्रेस पार्टी भी नहीं है। और यही सहमति 2002 में सोनिया गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच भी बनी थी, जिसमें चंद्रबाबू नायडू, करुणानिधि, सब के सब सहमत थे, सभी पार्टियां सहमत थी। अब वही स्थिति आ रही है, क्योंकि अभी दो फॉर्मूले चल रहे हैं परिसीमन को लेकर, और दोनों ही फॉर्मूले दक्षिण के राज्यों को भी डरा रहे हैं, तो भगवंत मान की पंजाब सरकार को भी डरा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश को भी डरा रहे हैं, तो उत्तराखंड जो भाजपा जहां मजबूत स्थिति में है उन्हें भी डरा रहे हैं। कैसे डरा रहे हैं? एक फॉर्मूला यह है कि संसद के अंदर सीटों की संख्या को बढ़ाकर 850 के आसपास, 846 या 848 वहां तक कर दिया जाए, यानी 543 में तकरीबन 300 सीटें और जोड़ी जाए। तो 300 सीटें जो जोड़ी जाए, वो 300 सीटें किस फॉर्मूले के तहत राज्यों को दी जाए? जहां ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है उनका अनुपात बढ़ा दिया जाए, उनकी संख्या ज्यादा बढ़ा दी जाए, और जहां कम जनसंख्या वृद्धि हुई है वहां कम बढ़ा दी जाए। इससे स्वाभाविक है कि राज्यों की ताकत दिल्ली में प्रभावित होगी, मौजूदा हैसियत उनकी दिल्ली में किसी की बहुत बढ़ जाएगी, किसी की घट जाएगी। और दूसरा इसके साथ जो फॉर्मूला चल रहा है कि इसका अल्टरनेट क्या है, तो एक अल्टरनेट फॉर्मूला भी सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि 543 की संख्या को 543 ही रहने दिया जाए, और फिर राज्यों के पॉपुलेशन के अनुपात में उसे घटा बढ़ा दिया जाए। एक फॉर्मूला ये चल रहा है कि 543 सीटें तो रहे, लेकिन अभी जो प्रोजेक्टेड जनसंख्या है उस आधार पर उत्तर प्रदेश की बढ़ा के 80 से 91 कर दी जाए, बिहार की बढ़ाकर 40 से 50 कर दी जाए, वहीं पंजाब की 13 से 12 कर दी जाए,
और तमिलनाडु की 48 से 31 कर दी जाए, राजस्थान की भी 25 से बढ़ाकर 31 कर दी जाए, कर्नाटक की भी 28 से घटाकर 26 कर दी जाए, केरल की 20 से घटाकर 12 कर दी जाए, और आंध्रा तेलंगाना की जो 42 सीटों की संयुक्त ताकत है 25 प्लस 17 की, उन 42 को घटाकर 34 कर दिया जाए। तो यह भी एक फॉर्मूला चल रहा है, और दोनों ही फॉर्मूला दक्षिण के राज्यों की ताकत को कम कर रहा है। वैसे मेरी व्यक्तिगत राय तो यही है कि जो 543 सांसद हैं, उन्हें तो संसद में बोलने का मौका नहीं मिलता। ज्यादातर लोग नारा लगाने के लिए जा रहे हैं। सांसदों को चुना जाता है काम करने के लिए, नीति निर्माण के लिए, वो ठप्पा लगाने तक, पार्टी लाइन पर जाके ठप्पा लगाने तक सीमित रह गए हैं। तो क्या फर्क पड़ता है 543 हो या 5043 हो? 543 लोग ही यदि नीति निर्माण की दिशा में ढंग से काम करें, पार्टियां उन्हें लोग इतनी लोकतांत्रिक आजादी दे कि वो काम कर सके, तो इस देश की आधी समस्याएं तो वैसे ही सुलझ जाएंगी। क्षेत्र देश की जनता की एक अलग समस्या है। जिस वक्त संसद चलता है, उस वक्त यदि सांसद क्षेत्र में दिखता हो तो सबसे पहले जनता को सवाल करना चाहिए और पकड़ के उठा के ले जाके ट्रेन और फ्लाइट में चढ़ा देना चाहिए कि जाइए दिल्ली जाइए, संसद चल रहा है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या जरूरत है क्षेत्र में आपकी? जब संसद चल रहा है, वहां सवाल उठाने हैं, आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? वहां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस करनी है, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल जनता नहीं उठाती है, जनता को उससे मतलब नहीं है। जनता के एक बड़े हिस्से को भी समझती है कि वो सांसद कोई म्युनिसिपैलिटी का आदमी है, जो बैठ करके जा करके नाला बनाएगा, सोलिंग बनवाएगा, यही काम करेगा सांसद। लोग भी यही समझने लगे हैं। जबकि सांसद का काम दूसरा है। और अनपढ़ लोगों को भेजना, कम पढ़े लिखे लोगों को संसद भेजना जब शुरू किया गया, उसके बाद ये सांसद करते क्या है? ये सांसद जाकर आईएएस अधिकारियों को कहते हैं कि ये हुजूर, ये सरकार, आप ही नीतियां बनाइए, लाइए, हम दस्तखत कर देंगे। हमारी पार्टी जो कहेगी आप लोग बना के लाइए, यानी खुद ये काम नहीं करते। तो ये एक अलग समस्या है, उस पर कभी और चर्चा। लेकिन अभी स्टालिन ने जो एक और सुझाव दिया है, हालांकि उस सुझाव से व्यक्तिगत तौर पर मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन वो सुझाव जो उन्होंने दिया है वो ये है कि 2056 तक टाल दिया जाए, परिसीमन हो लेकिन विद इन द स्टेट हो, 2002 की तरह, जिसके पास जितनी संख्या है वो रहने दी जाए, और बढ़ाने घटाने का मामला 56 तक टाल दिया जाए। और दूसरा सुझाव जो उन्होंने दिया है, ये सुझाव तो खैर अच्छा है कि 56 तक टाल दिया जाए, बढ़ाने घटाने का मामला सिर्फ सामान्य डिलिमिटेशन। और एक सुझाव जो उन्होंने दिया है, वो सुझाव ये दिया है कि राज्यों की एचडीआई यानी मानव विकास सूचकांक पर किससे कितना काम किया, राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी है, जीडीपी कैसी है, पर कैपिटा इनकम कैसा है, मतलब जिसने जैसा परफॉर्म किया उस आधार पर भी एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाए, क्योंकि परिसीमन का एकमात्र क्राइटेरिया जनसंख्या है, वोटर की संख्या है। तो उसके आधार, उसके बदले में 50% वोटर वेटेज जनसंख्या को और 50% वेटेज बाकी पैरामीटर, मानव विकास सूचकांक, जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी, इसे दिया जाए। ये एम के स्टालिन ने फॉर्मूला दिया है। तो स्टालिन ने जो फॉर्मूला ये दिया है, इस फॉर्मूले को पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि अंततः लोकतंत्र में चाहे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कम आय वर्ग का व्यक्ति हो, ज्यादा आय वर्ग का व्यक्ति हो, हायर इनकम ग्रुप या लोअर इनकम ग्रुप का व्यक्ति हो, लोकतांत्रिक अधिकार सबके बराबर हैं, इसका सम्मान तो किया ही जाना चाहिए। मूल सवाल यह है कि बैसाखियों पर आने के बाद जो स्पेशल मेजोरिटी से पास होने वाला विधेयक है कि 550 से ऊपर यदि सीटें ले जानी है तो वो कैसे बढ़ेंगी? आधे राज्यों की विधानसभा से पास करा के मंगाना होगा, संसद के दोनों सदनों में 2/3 से ज्यादा वोटों से पास कराना होगा। ये इस सरकार में संभव है नहीं। तो खामखा ये सरकार अपने ही पांव को कुल्हाड़ी पर क्यों रख रही है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार का ठिकाना नहीं है कि कब तक वो भारतीय जनता पार्टी के खूंटे से बंधे रहेंगे। दक्षिण के राज्यों के बूते जो थोड़ी बहुत सीटें हैं, वो भी यदि खिसक गई, चंद्रबाबू नायडू, देवेगौड़ा, पवन कल्याण ही चले गए, तब क्या होगा? आज कुछ भी कोई कहे, हकीकत यही है कि दक्षिण भारत में, इस देश की 543 में से 5 जो राज्य हैं दक्षिण भारत के, उसमें केवल 129 सीटें हैं, यानी तकरीबन 23% सीटें हैं। लेकिन इस देश की जीडीपी में उनका योगदान 40% का हो चुका है। उन्होंने परफॉर्म किया है, वो राज्य अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, चाहे आंध्रा हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो या केरल हो।
129 सीटें जरूर है 543 में से, यानी तकरीबन 23-24% सीटें ही उनके पास जरूर है, लेकिन उनकी आर्थिक ताकत इस देश की आर्थिक ताकत के लगभग 38-40% के आसपास है। और फिर उनकी हैसियत यदि कम की जाएगी, दिल्ली में उनकी सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में उनकी धमक कम की जाएगी, तो स्वाभाविक है कि बड़ा मुद्दा बनेगा। फिर नायडू भी साथ नहीं रह पाएंगे नरेंद्र मोदी के, पवन कल्याण भी नहीं रह पाएंगे, देवेगौड़ा की पार्टी और कुमारस्वामी भी नहीं रह पाएंगे, और जो बीजेपी के एमपी हैं, 20-22 एमपी हैं दक्षिण भारत के राज्यों से आने वाले, वे भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन भी खिसकती हुई नजर आएगी। और अपने वोटर्स के बीच भला कौन विलेन बनना चाहता है? चुनाव तो आनी जानी चीज है, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, लेकिन कभी जिंदगी में ना जीत पाए वो हालात भला वो क्यों चाहेंगे? तो देखते जाइए, ये मुद्दा बहुत सेंटिमेंटल, संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है। और 22 मार्च को जो होगा, उस दिन तय होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार झुकेगी या सरकार जाएगी। आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।